नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मित्रों परिजनों को कह रहे हैं कि वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। उससे हमारा और आपका परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और आपके जो कमेंट्स मिलते हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नए-नए प्रोग्राम हर हफ्ते शुरू हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आरएसएस को लेकर हमने एक सीरीज शुरू की है जो हर हफ्ते आपको संडे को संघ के 100 साल के सफर पर भी जानकारी देती रहेगी। अब बात करते हैं आज नेपाल की। नेपाल धधक रहा है, नेपाल में आग लगी हुई है, नेपाल सुलगा हुआ है। पिछले 4-5 दिन से लगातार नेपाल की खबरों ने भारत को भी परेशान कर रखा है, भारत को भी चिंतित कर रखा है। नेपाल में जेन ज़ी एक पूरी तरह से आंदोलन के लिए उतर गई, सड़कों पर उतर आए नौजवान लोग, लड़के लोग उतर आए। जेन ज़ी आप जानते हैं 1998 से 2012 के बीच जो पैदा हुई आबादी है, जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम जेन ज़ी बोलते हैं। जेन ज़ी लगातार नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर और नेपो किड्स को लेकर, नेपो किड्स का मतलब जो बड़े परिवार हैं, पावरफुल फैमिलीज़ हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे जिस तरह से आराम कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जितना पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये सब देखकर उनसे बहुत नाराज़ हैं और वो लगातार गुस्सा वहाँ पर बढ़ता जा रहा है और वो उबलते-उबलते सड़क पर पहुँच गया। और जो कल हुआ वो तो शायद किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से सड़कों पर आगजनी होगी, संसद की इमारत को जलाया जाएगा, मंत्रियों के घरों को हमला किया जाएगा, उनकी आग लगा दी जाएगी, प्रधानमंत्री पर हमला किया जाएगा, वित्त मंत्री एक मंत्री साहब को तो सड़क पर ले जाकर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी मारी गई उसमें, निधन हो गया उनका, जल के मौत हो गई उनकी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ वहाँ पर हुई है, बहुत सारी बिल्डिंग्स को जलाया गया है, एयरपोर्ट पर काफ़ी आगजनी हुई है, तोड़-फोड़ हुई है, तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पर लगातार हो रही थी। फिर मंत्रियों के इस्तीफे होने लगे, कृषि मंत्री का हुआ, स्वास्थ्य मंत्री का हुआ, गृह मंत्री का हुआ और शाम को जाकर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जी ने भी इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति जी के भी इस्तीफे की खबर है लेकिन और अब वहाँ पर सेना उसको देख रही है। ये सारी घटनाएँ एक साथ हैं, फिर ये बताया गया कि वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को रोक दिया गया था। उससे भी लोग नाराज़ थे, जेन ज़ी के लोग जो नाराज़ थे, लेकिन उन्होंने बार-बार इस बात को ज़ोर दिया कि हम उससे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को रोकने पर नाराज़ नहीं थे। नेपाल में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स में भ्रष्टाचार हो रहा है। नेपाल की एक ख़ास बात है और वो केवल सिर्फ़ सरकार के खिलाफ वहाँ पर हमला, आंदोलन और नाराज़गी नहीं थी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के खिलाफ लगातार वहाँ लड़ाई चल रही थी। और नाराज़गी दिखाई दे रही है जेन ज़ी के अंदर। आप याद करें कि 2008 में माफ़ कीजिए 2008 में नेपाल में राजशाही से लोकतंत्र की वापसी हुई थी एक तरह से और वहाँ पर 17 साल 17 साल में 13 सरकारें बदल गई। यानी कि बहुत इंस्टेबल जो है अस्थायी जो वहाँ पर दौर रहा है राजनीति का कोई स्थायित्व नहीं बन पाया। लगातार प्रधानमंत्री बदलते रहे हैं और हर प्रधानमंत्री के खिलाफ एक आंदोलन सा हुआ है, नाराज़गी हुई है, भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, तमाम सरकारों पर ये भ्रष्टाचार के आरोप चलते रहे हैं। भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पर फँसे हुए हैं, ऐसा भी बताया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीसीएस की यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की और उसमें पूरे नेपाल के हालात का जायज़ा लिया। नेपाल हमारा सबसे पड़ोसी देश है, तो ये चिंता की गई और ये भी ध्यान रखा गया कि कहीं वहाँ पर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया जो प्रदर्शन है या भावना जो है वो भड़कने ना लगे। ये सारी बातें हो रही हैं। पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में ऐसा कैसा हुआ, वहाँ पे सत्ता बदलाव हो गया, वहाँ पर अंतरिम सरकार बनी, मोहम्मद यूनुस वहाँ पर आ गए। श्रीलंका में भी इसी तरह की आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति भवन तक तोड़-फोड़ की गई, बांग्लादेश में जिस तरह की तोड़-फोड़ की गई और कमोबेश वैसी ही तोड़-फोड़, आगजनी, आंदोलन, प्रदर्शन की घटनाएँ नेपाल में हुई हैं। अब जो बात हो रही है वो है कि काठमांडू के जो मेयर हैं, रैपर हैं, रैप सिंगर हैं, नौजवानों में उनका बड़ा क्रेज़ है बालेंद्र शाह। क्या उन्हें अंतरिम सरकार में अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? क्या उन्हें सत्ता सौंपी जा सकती है? अभी तक तो कहा जा रहा था कि यहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं है। हम तब भी चर्चा कर रहे थे कि कोई ना कोई लीडरशिप पीछे से उसको सपोर्ट कर रही है और अब नाम आ रहा है बालेंद्र शाह का, जो काठमांडू के मेयर हैं, जो रैपर हैं और वो लगातार ये आंदोलन करते रहे हैं, इस तरह की बात। युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि
बिल्कुल आरोप के तौर पे कोई बड़ी मेरे पास न प्रूफ है, न सबूत है, न कोई इस तरह की बात हुई है, लेकिन चिंता भारत की सरकार में भी हो रही है, भारत के लोगों में भी हो रही है कि बांग्लादेश, उससे पहले अ, श्रीलंका और अब नेपाल में जो घटनाएँ हुई हैं, सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है, ये क्या विदेशी कोई एजेंसीज़ हैं, विदेशी ताकतें हैं जो इस सरकारों को, इन देशों को अस्थिर राजनीति में धकेल रही हैं? क्योंकि करीब-करीब एक जैसा मामला है, कुछ लोगों ने इसको नाम दिया डीप स्टेट। डीप स्टेट का मतलब क्या? कुछ और बाहरी ताकतें पहले यहाँ पर अ, लोगों को भड़काने का काम करती हैं और फिर उसको सुलगाकर एक अस्थिरता का माहौल बनाती है। उसका सबसे पहला तरीका होता है कि जो सरकार होती है, उसे डिस्क्रेडिट किया जाए। उसकी जो व्यवस्था है, उसके जो विश्वास है, उसका जो भरोसा है, उसको डगमगाया जाए। उस पर निशाना बनाया जाए, कहा जाए कि ये सरकार बेईमान है। यहाँ जो चुनाव हुए हैं वो गड़बड़ हुए हैं, फर्जी तरीके से चुनी गई है सरकार, बेईमानी वहाँ पर चल रही है। ये सारे मामले हो रहे हैं, जैसा कि बांग्लादेश में भी हुआ। शेख हसीना की सरकार के साथ पहले ये बताया गया कि भई वो सरकार ठीक सरकार नहीं है, वो चुनी हुई गई, ईमानदारी से चुनी गई सरकार नहीं है। ये आरोप लगाया गया था। शेख हसीना जी तो अभी हिंदुस्तान में निर्वासित के तौर पर जीवन जी रही हैं, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है। नेपाल को देखें, बांग्लादेश को देखें तो क्या चीन और अमेरिका क्या चीन और अमेरिका उन दोनों देशों की जो ताकत की आज़माइश है, उसका असर वहाँ दिखाई दे रहा है? या उसका नतीजा नेपाल को भुगतना पड़ रहा है? आपको याद होगा कि चीन जो है लगातार वहाँ पर अपनी विस्तारवादी नीति के हिसाब से विस्तार कर रहा है। नेपाल में बहुत पैसा उन्होंने फंड किया है और तमाम व्यवस्थाएँ जो की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया और बहुत सारे काम किए गए। और दूसरी तरफ अमेरिकन एजेंसीज़ तो वहाँ पर पूरा जमावड़ा है ही। और जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ये हुआ कि चाइनीज़ जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म थे, उन पर रोक नहीं लगाई गई थी। अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर रोक लगाई गई, हालाँकि उससे बाद में हटा लिया गया। लेकिन क्या ये चीन और अमेरिका की ज़ोर आज़माइश का नतीजा भी है नेपाल? क्या कुछ देशों में, चीन में या अमेरिका में ऐसी संस्थाएँ हैं, ऐसी ताकतें हैं जो ऐसी जो छोटी और कमज़ोर डेमोक्रेसीज़ होती हैं, उन पर हमला करके अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं? क्या डीप स्टेट इस तरह का काम कर रही है? क्या सरकारों को अस्थिर करने का काम सिर्फ़ देश में हो रहा है? कुछ लोगों ने कहा कि जब तक देश में असंतोष नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकती। इस बात को भी ठीक माना जाए तो हर देश में असंतोष होता है। लेकिन क्या उस असंतोष को विदेशी ताकतें इतना भड़का देंगी कि वहाँ की सरकारें अस्थिर हो जाएँ? बालेंद्र शाह यदि यहाँ पर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के लिए एक और चिंता के विषय हो सकता है, सबब हो सकता है, क्योंकि बालेंद्र शाह को एंटी इंडिया भावनाओं के लिए जाना जाता है। पहले भी लेफ्ट की जो सरकारें वहाँ पर बनी, उससे भी परेशानी थी, वहाँ पर राजशाही थी। हिंदू राष्ट्र अकेला दुनिया का था, तो ये भी साजिश बताई जा रही है कि भई दुनिया का एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, जिसे पहले औपचारिक तौर पे ख़त्म किया गया और अब अनौपचारिक तौर पर भी उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसी ताकतें भी हैं? कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं, वो बड़ा काम कर रही हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि डीप स्टेट, वहाँ की जो अमेरिका की ऐसी ताकतें हैं, चीन की ऐसी ताकतें हैं, वो ऐसा स्थिर कर रही हैं। छात्रों के आंदोलन होते हैं, भारत में भी आंदोलन हुए, करप्शन को लेकर भी आंदोलन हुआ, आपको याद होगा कि अन्ना आंदोलन जिस तरह से हुआ, लेकिन इस तरह की आगजनी, इस तरह का हिंसक आंदोलन यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन कोशिश की गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि उस आंदोलन को छोड़ दीजिए, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को भी छोड़ दीजिए, जिसमें छात्रों ने बड़े भूमिका निभाई थी। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, उससे पहले नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में हुआ था। लेकिन क्या भारत में भी कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं किसी डीप स्टेट की मदद से या किसी और इच्छा से, या उनका जो निशाना है वो इसी तरह का है कि सरकारों को अस्थिर किया जाए। कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि जो लगातार आजकल चुनावों को फर्जी बताने के कैंपेन चल रहा है, सरकारों को गलत तरीके से चुने जाने का आरोप लग रहा है। आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए कहा गया कि वो फर्जी वोटों के साथ चुनी गई है। हरियाणा में चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, कर्नाटक में चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। तो लगातार दिल्ली में भी इस तरह की बात हुई और लोकसभा चुनावों में भी इस बात को लेकर जोर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अभी एसआईआर को लेकर एक पूरा कैंपेन चला। पॉलिटिकल कैंपेन ठीक है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई गलत ताकतें, क्या कोई विदेशी ताकतें भी काम कर रही हैं? ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं।
शायद हो सकता है कि भारत सरकार को इसकी जानकारी हो, भारत सरकार को इसकी चिंता भी हो और उससे निपटने की भी कोशिश वहाँ पर की जा रही हो। नेपाल की आग, बांग्लादेश की आग, श्रीलंका की आग, हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार की आग, हिंदुस्तान की दीवारों को भी तपन देती है, उसकी आँच महसूस होती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि क्या डीप स्टेट भारत में भी कोई ऐसी साजिश रचने की कोशिश कर रही है? भारत एक बड़ा देश है, ज्योग्राफिकली हम बहुत बड़े देश है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह से नहीं है, इतना बड़ा विस्तार है, इतनी बड़ी आबादी है, 150 करोड़ की आबादी है और एक दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है। यहाँ पर सेना की तरफ से तख्ता पलट नहीं होता पाकिस्तान की तरह से। शायद ये एक बड़ी वजह है हिंदुस्तान के लोगों का लोकतंत्र में जो बड़ा विश्वास है कि वो चुनाव के वोट के रास्ते से सरकारें बदलते हैं। लेकिन क्या चुनावों पर ही सवाल खड़े हो जाए, वोट को लेकर ही सवाल खड़े हो जाए, तो क्या एक नई तरीके की एक्सरसाइज, पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है या कॉन्स्पिरेसी हो रही है? ये सब भी चिंता का विषय हो सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, वो अच्छे से रहें। उनके अच्छे रहने में भी हमारी भलाई है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोस से नहीं बदले जा सकते। प्रधानमंत्री ने रक्षा समिति की जो बैठक की है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें भी शायद हो सकता है इन सब चिंताओं पर चर्चा की गई हो, विचार किया गया हो और उसका इंतजाम देखा गया हो। लेकिन महत्वपूर्ण है कि भारत की लोकतंत्र को मजबूत रखा जाए और कोई ऐसी कोशिश को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए जो इस तरह की अस्थिरता पैदा कर रही हो। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।